सेंट पीटर्सबर्ग, रूस की राजधानी। तारीख 25 अक्टूबर 1917। वक्त रात 10:21। बोल्शेविक क्रांतिकारियों का जंगी जहाज नदी में लंगर डाले खड़ा है। इतिहास में अभी यह अपनी जगह बनाने वाला है। रूस के राजा जार के महल विंटर पैलेस पर हमला करने के लिए उसे ठीक 1 मिनट बाद संकेत का इंतजार है। इस पुराने शहर के दूसरे हिस्सों में बंदूकें तनी हुई हैं, निशाने सधे हुए हैं। वे 10 दिन जब दुनिया हिल उठी। इस फिल्म का अधिकांश भाग 1896 से 1917 के दौरान घटी सच्ची घटनाओं की मूल फिल्मों व फोटोग्राफ्स से लिया गया है। कुछ मौक़ों पर जहां कैमरामैन मौजूद नहीं थे, सर्जेई आइजेंस्टाइन और ग्रेगोरी अलेक्जेंड्रोव की बनाई फिल्म अक्टूबर के लिए उन घटनाओं को वास्तविक जगहों पर जाकर फिल्माया गया। अक्टूबर के ऐसे दृश्यों को भी इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया है। चौदह मई 1896 को निकोलस अलेक्जेंडर रोमानोव रूस के तख्त पर बैठा। उसकी गद्दी नशीनी के वक्त जमा हुई भीड़ की भगदड़ में 1300 लोग कुचलकर मर गए। 1913 में क्रेमलिन में रोमानोव साम्राज्य के नुमाइंदे रोमानोव साम्राज्य की 300वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इकट्ठे हुए। जार और उसके परिवार के लोग लोगों के लिए जवाबदेह नहीं थे। वे जवाबदेह थे केवल ईश्वर के लिए, जिसने उन्हें तख्त दिया था। ईश्वर ने ही रोमानोवों के लिए उस तख्त की हिफाजत की। जार का इकलौता बेटा अलेक्सी निकोलाई को गद्दी पर बैठना था, लेकिन उसे हीमोफीलिया नाम की भयंकर बीमारी थी। इसलिए जार की बेटियों को साम्राज्य में हिस्सेदारी मिली। साम्राज्य कायम रहना चाहिए और लोकतंत्र से इसे बचाना बहुत जरूरी है। मैं रोमानोव साम्राज्य की इज्जत की उसी शिद्दत से हिफाजत करूंगा जैसे मेरे महान पूर्वजों ने की है, जो ये सोचते हैं कि रोमानोव साम्राज्य के दिन खत्म हो सकते हैं। वो एक बेतुका असंभव सपना देखते हैं। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में जारशाही का रूस अपनी तरह से आगे बढ़ रहा था। अभेद्य, मजबूत। क्रेमलिन शहर पर खड़े बुर्ज उन 3 शक्तियों की याद दिलाते थे जो साम्राज्य को नियंत्रित करती थीं। सम्राट यानी जार, चर्च और नौकरशाही। 16 करोड़ लोगों की आबादी दुनिया के कुल क्षेत्रफल के 6वें हिस्से में रहती थी और इनके लिए इन 3 सत्ताओं के सिवाय कोई मालिक नहीं था। मॉस्को का बेहतरीन स्थापत्य उस समाज को ही प्रतिबिंबित करता था जो अपने आप में पूरी तरह आत्मविश्वासी था। इस माहौल में रूस के एक खास अभिजात्य वर्ग में उल्लेखनीय बौद्धिक विकास हुआ। ये रूस के अपने साहित्यकार ही थे, निकोलाई गोगोल, दोस्तोवस्की, चेखव और टॉल्स्टॉय, जिन्होंने सबसे पहले अपने इस चमकते समाज पर पड़ने वाली काली लंबी परछाइयां देखी थी। बेपढ़ी, गरीब और मजबूर करोड़ों जनता के लिए एक ही सहारा था, चर्च। समाजी ढांचा बदलता नहीं था और कभी बदलता लगता भी नहीं था। यह एक तरह की जिंदगी का ढर्रा बन गया था, जबकि यूरोप के बाकी काफी देश इस तरह की जिंदगी से बाहर आ रहे थे। अपनी निजी जिंदगी में जार निकोलस शांत और शर्मीला इंसान था।
उसका प्रेम विवाह हुआ था। एलिक्स को पाकर मेरी दुनिया ही बदल गई, कुदरत, इंसान और सब कुछ। और साम्राज्ञी ने निकोलस का प्रेम अपनी सलाहें जोड़कर उसे लौटाया। हमें ईश्वर ने इस सिंहासन पर बिठाया है और हमें इसकी पवित्रता की पूरी रक्षा करते हुए इसे अपने बेटे को सौंपना चाहिए। निरंकुश राज्य सत्ता को चलाना कितना आसान होता है। रूस की जनगणना में जार को भूस्वामी बताया गया और 60,000 लाख एकड़ जमीन का वह अकेला मालिक था। यह पूरे रूस की जमीन का आधा हिस्सा था। वो और उसके साथ के कुछ और जमींदारों के पास रूस की 95% जमीन की मिल्कियत थी। अधिकतर लोग बदलाव का ख्याल भी दिल में नहीं लाते थे। हालांकि कुछ अपवाद भी थे। उन्हीं में एक थे काउंट लियो टॉल्स्टॉय। यूं तो वो एक बड़े जमींदार थे, लेकिन उनके व्यवहार की वजह से सभी गांव वाले उन्हें पिता तुल्य मानते थे और बेहद प्यार करते थे। जब टॉल्स्टॉय की मृत्यु हुई तो गांव के लोग उन्हें याद करते हुए बेहद रोए। उनकी शव यात्रा में बहुत से गांवों के बैनरों के साथ लोग शामिल हुए, जिन पर लिखा था, आपकी याद में। मरने से पहले मैं मजदूरों, किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी इस दुर्दशा के बारे में क्या सोचा है। तुम सारी जिंदगी तंगहाली में मेहनत करते हुए गुजारते हो, उनके लिए जो खुद कुछ भी मेहनत न कर तुम्हारी मेहनत से मुनाफा कमाते हैं। तुम इन लोगों के गुलाम हो और ये होना नहीं चाहिए। अधिकतर रूसी किसानों के पास कोई वजह नहीं थी कि वे अपने जमींदार मालिकों से प्यार करें। 1861 में गुलामी की प्रथा खत्म हुई, लेकिन आज़ाद इंसान के तौर पर उनकी हालत गुलामों से बेहतर नहीं हुई। तरक्की इतनी धीमी और दर्द भरी थी कि तरक्की की एक झलक देखे बगैर ही सारी जिंदगी निकल जाती थी। जिंदगी पैदा होने और मरने के बीच बस मौसमों के आने जाने से ज़्यादा कुछ नहीं था। बुआई का मौसम, कटाई का मौसम और भूखे रहने का मौसम। किसान भोले थे। उन्हें समाजवाद या क्रांति की राजनीति या दर्शन शास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन उन्हें भूखे रहना आता था और मालिकों से डरना आता था। गुलामी की प्रथा कानूनन समाप्त हो जाने से किसानों की जिंदगी में एक बदलाव आया। वे अब जमीन छोड़कर जा सकते थे और लाखों किसान जमीनें छोड़ शहरों की ओर चले गए। उन्हें नहीं पता था कि वहां उनके इंतजार में कौन सी जिंदगी होगी। वे खास तौर पर कीव, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग शहरों की ओर आए। ये यूरोप के तेजी से आगे बढ़ते शहर थे। समृद्धि चारों तरफ फैली दिखाई देती थी। लेकिन उन शहरों का जो नया हिस्सा था, जहां उद्योग थे और जहां गांवों से आए शरणार्थी आकर बसे थे, वहां वही गरीबी और बेजारी का साम्राज्य था। गुलामी का बस रूप बदल गया था। अभी भी वे गरीब किसान ही थे, शहरी गरीब किसान। पहले विश्व युद्ध के 10 बरस पहले रूस का औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़कर दोगुना हो गया था, लेकिन रूस की उत्पादकता पूरे यूरोप में सबसे कम थी। इसी तरह कम था सबसे ज़्यादा मजदूरों का वेतन और खराब थी सबसे श्रम की स्थितियाँ। तेल उद्योग पर रूस की पारंपरिक तौर पर अग्रणी स्थिति थी, लेकिन यहाँ की कार्य स्थितियाँ भी आदिमकालीन थी, बेहद खराब। यहाँ जिंदगी बदल रही थी, हालांकि सुधर नहीं रही थी। मजदूर कम से कम आपस में मिल रहे थे, अपने दुख तकलीफ़ें बांट रहे थे और राजनीति की बातें करना शुरू कर रहे थे।
कभी कभी वे बिल्कुल सख्त कदम उठाने की भी बात करते थे। धीरे धीरे उनकी रोजमर्रा की बातचीत में एक नया शब्द जुड़ गया था, क्रांति। इन मजदूर किसानों से दूर जार का रूस इन चीजों से अनजान अपनी पहले की सी जिंदगी जीता मौज में चल रहा था। जार, उसकी महारानी, अपने परिवार के साथ रहते हुए बेहद खुश रहा करते थे। जार खुद फोटोग्राफी का बड़ा शौकीन था और फुर्सत के वक्त वह अपना शौक पूरा किया करता था। फुर्सत की उसे कोई कमी नहीं थी। निकोलस जानता था कि 1881 में उसके पितामह अलेक्जेंडर द्वितीय की एक क्रांतिकारी दल ने हत्या कर दी थी। क्रांतिकारियों का मानना था कि राजनीतिक हत्याएं करने से रूस को आज़ादी हासिल हो सकती है। हत्याएं होती रहीं, लेकिन निरंकुश राजसत्ता चलती रही। 6 बरस बाद उसके पिता अलेक्जेंडर तृतीय पर भी ऐसे ही एक समूह द्वारा जानलेवा हमला हुआ। इस षड्यंत्र के नेताओं को पकड़कर खत्म कर दिया गया। उनमें एक युवा छात्र भी था, अलेक्जेंडर उलियानोव। उसके छोटे भाई ने भी यह खबर सुनी और वह गुस्से और बदले की भावना से भर उठा। अमीरों के बड़े बड़े मकान हिंसक उग्रवादियों का निशाना बनते। नए क्रांतिकारी नेताओं को लेकिन यह भी महसूस होने लगा था कि हिंसा की तुलना में शब्द ज़्यादा असरदार हैं। लोगों के घरों और फैक्ट्रियों में मजदूरों के बीच पर्चे और अवैध साहित्य को वितरित किया जाता। उन्होंने मजदूरों को विरोध का एक नया हथियार दिया, हड़ताल। हड़ताल फैली, उत्पादन ठप, मुनाफा बंद। हड़तालियों को बेरहमी से कुचला गया। वे राज्य के दुश्मन थे, इसलिए उन्हें कुचला ही जाना था।
जार की पुलिस और फौज ने गांवों और शहरों से चुन चुन कर विद्रोहियों को मारा। बहुत से जेल भेज दिए गए और बहुत साइबेरिया। उनकी कोई गिनती नहीं जो इस दौरान वाकई मारे गए। सीक्रेट पुलिस की फाइल मोटी होती गई। उन्हीं कथित उग्रवादियों में से एक वो था जो अपने भाई की मौत का बदला लेने निकला था। उसका नाम था व्लादिमीर इलियच उलियानोव। लेनिन का जन्म वोल्गा नदी के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में 1870 में हुआ था। पिता, माँ, बहन, परिवार और रिपोर्ट कार्ड 5 में से 5। उसका प्यारा भाई अलेक्जेंडर 1887 में गिरफ्तार हुआ था। जार की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में उसे सुशलबर्ग की जेल में भेजा गया, जहां उसे मौत की सजा दी गई। लेनिन जब 17 बरस का था तब उसका परिवार कजान में रहने चला गया। यहीं उसने पहली बार कार्ल मार्क्स की किताबों को पढ़ा और समाजवाद के वैज्ञानिक आधार को समझा, और यही उसकी बाकी जिंदगी को चलाने वाली ऊर्जा बना। साल भर बाद लेनिन का परिवार एक बार फिर अपनी जगह बदल समारा पहुंचा। समारा में अकाल नई चीज नहीं थे। लेनिन के वहां रहते एक भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के वक्त इलाके के प्रमुख उदारवादी लोग गरीबों की मदद के लिए आगे आए। लेनिन ने परोपकार के ऐसे कामों में शामिल होने से इनकार कर दिया और पहली बार व्यावहारिक राजनीतिज्ञ का फौलादी संकल्प जाहिर किया। जब तक यह समाजी ढांचा नहीं बदलेगा तब तक हम हमेशा अकाल भुगतते रहेंगे। यह अकाल किसानों को पूंजीवादी समाज की हकीकत समझने के लिए मजबूर करता है, और जब वे ऐसा करते हैं तो जार और जारशाही में उनका भरोसा ध्वस्त हो जाता है। इसीलिए खाते पीते लोगों का गरीबों को मुश्किल में मदद करना बहुत स्वाभाविक है। सच तो यह है कि भूखे मरते लोगों को खाना खिलाकर भावुकता और दया की आड़ में वे चतुराई से इसी व्यवस्था को बचाना चाहते हैं जिसमें अकाल पड़े तो गरीब मरे और अमीर दया करें। स्विट्जरलैंड में निष्कासित समाजवादी नेताओं से मिलने के बाद 1895 में लेनिन ने सेंट पीटर्सबर्ग को नया ठिकाना बनाया। कुछ समय तक रूसी जासूसों की पकड़ से भी बचा रहा। यहाँ उसने वकालत की पढ़ाई की, लेकिन ज्यादातर वक्त भूमिगत क्रांतिकारी कामों में ही गुजरा। तंगहाली तो खैर थी ही। मेरी प्यारी माँ, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। मेरी मकान मालकिन बहुत किटकिट करती है। मैं हर वक्त उससे बचता रहता हूँ, और जब उससे नहीं भाग रहा होता हूँ तो अगले कमरे में रहने वाले उस आदमी से बचता हूँ जो हर वक्त एक बाजा बजाता रहता है। लेनिन की जिंदगी मुश्किलों भरी थी। उधर सीक्रेट पुलिस में लेनिन की फाइल हट्टी कट्टी होती जा रही थी। वो कई बार पुलिस से बचा, लेकिन आखिरकार पकड़ा गया। लेनिन को 1895 में क्रिसमस के हफ्ते में गिरफ्तार किया गया। उसने 14 महीने जेल में गुजारे बगैर सुनवाई के। तंदुरुस्त रहने के लिए उसने जेल में कसरत की और अपने स्कूली दिनों में सीखी तरकीबों से गुप्त रूप से पर्चे लिख लिख कर बाहर भेजता रहा। 27 की उम्र में उसे सजा के तौर पर साइबेरिया भेज दिया गया। साइबेरिया में सीखने, सोचने और तर्क करने के लिए खासा वक्त था। उसने धैर्य के साथ रहना सीखते हुए साइबेरिया को क्रांति के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया। यहीं से उसने अपनी एक अन्य निष्कासित साथी को शादी का संदेशा भेजा, जिसे उसने मान लिया। उसका नाम था क्रुप्स्काया। 1899 के वसंत में हमने शादी की। हम जवान थे
और एक दूसरे के प्यार में बेहद गहरे डूबे हुए। निर्वासन के उस दौर में भी थोड़े वक्त के लिए हम जैसे सब कुछ भूल गए। जब उनका हनीमून खत्म हुआ तो वे बिना देर किए ट्रेड यूनियनों के इतिहास का अनुवाद करने में जुट गए। साइबेरिया में निर्वासन काटते लेनिन ने एक नए क्रांतिकारी अखबार की योजना बनाई थी, इस्क्रा, द स्पार्क यानी चिंगारी। यहीं से उलियानोव ने अपना नाम लेनिन लिखना शुरू किया। इस्क्रा का पहला संस्करण जर्मनी में सन 1900 में छपा था और उसे चोरी छिपे रूस भेजा जाता था, लेकिन जल्द ही जर्मनी के प्रकाशक घबरा गए और अखबार की छपाई इंग्लैंड से शुरू करनी पड़ी। साइबेरिया से सजा खत्म होने के बाद लेनिन और क्रुप्स्काया भी लंदन आ गए। उन्होंने फिन्सपेरी में 2 कमरे किराए पर लिए। उस वक्त लेनिन जिनसे मिला उनमें एक 17 बरस की लड़की भी थी, जो अब है श्रीमती जेल्डा कोर्ट्स। मैं लेनिन से पहली बार अपनी बहन के घर मिली थी। छोटे कद और गठीले बदन का था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती सी लगती थी। सिर पर बाल थोड़े से ही थे और वो भी लाल रंग के। मेरी बहन के बहुत सारे बच्चे थे और जिस तरह लेनिन उन बच्चों के साथ खेलने में मगन हो गया, उससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। औरों की तरह केवल बच्चों को खिला नहीं रहा था, वो खुद उनके साथ खेल रहा था और उनके साथ यूं जोर जोर से हंस रहा था जैसे खुद भी एक बच्चा हो। लेनिन ने रिक्टर के नाम से अंग्रेजी अखबार टाइम्स में एक विज्ञापन दिया, भाषाएं पढ़ाने का। इस काम से जो पैसा मिलता उसका इस्तेमाल इस्क्रा निकालने में करते। ये अखबार एक पुरानी चर्च के नीचे छोटे से छापे खाने में छपता था। यहाँ लेनिन, क्रुप्स्काया और दूसरे थोड़े से रूसी क्रांतिकारी अक्सर प्रूफ सुधारते हुए देर रात तक काम करते रहते। क्रांतिकारी संगठन में वे लोग होना चाहिए जिनका मुख्य काम ही क्रांति हो। संगठन बहुत बड़ा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन इसे जितना ज्यादा मुमकिन हो उतना गोपनीय होना चाहिए। लेनिन को बसों के ऊपर बैठकर लंदन को देखना बड़ा अच्छा लगता था। हम साथ साथ कई जगह घूमे, इमारतें देखी, चौराहे देखे, बड़े बड़े भवन देखे, लेकिन इन सब के पीछे छोटी छोटी सकरी गलियां भी देखी। घरों के सामने सूखते हुए कपड़ों का ढेर, घरों के सामने खेलते हुए बच्चे जिनके चेहरे भूख से पीले पड़ गए थे। समृद्धि और गरीबी का यह चौंधियाता बेमेल देखकर लेनिन अक्सर बुदबुदाता, दो देश। 1903 में रूसी क्रांतिकारी लंदन के एक हॉल में मिले, जहां क्रांति का भविष्य तय किया गया और पार्टी 2 फाकों में बंट गई। लेनिन के विरोधियों का कहना था कि पार्टी का आधार बढ़ाना चाहिए और जो भी हड़ताल या प्रदर्शन में हमारे साथ आता है उसे पार्टी की सदस्यता देनी चाहिए। पार्टी जितनी फैलेगी उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन लेनिन के गुट का निश्चित मत था कि पार्टी की सदस्यता सिर्फ प्रतिबद्ध लोगों को ही दी जानी चाहिए। 10 प्रतिबद्ध लोगों को पार्टी की सदस्यता न मिल पाए ये बेहतर है, बजाय इसके कि किसी एक भी कम प्रतिबद्ध व्यक्ति को पार्टी की सदस्यता मिले। लेनिन के गुट को 2 मतों से इस बहस में जीत मिली। जिन्हें ज्यादा वोट मिले थे वे कहलाए बोल्शेविक यानी बहुमत, और जिन्हें कम मिले थे वे कहलाए मेंशेविक यानी अल्पमत। रूस में लगातार क्रांतिकारी घटनाएं होने के बाद जाहिर है कि यह बहस बहुत गर्म थी कि कौन सी रणनीति अपनाई जाए। मेंशेविकों का कहना था कि अब थोड़ा आराम करने की जरूरत है। रूस का मजदूर थक गया है, इन्हें और ज्यादा नहीं थकाया जा सकता। लेकिन यह सुनकर लेनिन बेहद नाराज हो गया। मेरे जानते उसका ऐसा स्वभाव नहीं था कि वो इस तरह नाराज हो, लेकिन वो गुस्से में बोला, यह बकवास है, मजदूर नहीं थके हैं, थके हुए तुम मेंशेविक लोग हो। रूस का मजदूर वर्ग ऊर्जा से भरा हुआ है, स्वतंत्रता की चाह से भरा हुआ है और तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए एकदम तैयार है। जार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जार शाही को खत्म करने की चाहत लोगों में बढ़ती जा रही है।
1904 में निकोलस अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए जापान के साथ युद्ध मोल ले रहा था। राज्य में जिंदगी अपनी तर्ज पर चलती जा रही थी। जार के दरबार में चल रहे उत्सवों से दूर लड़ रहे रूसी सैनिकों की मोर्चों पर लगातार शिकस्त होती गई और आखिरकार उन्होंने जापान के सामने हथियार डाल दिए। लेनिन का मानना था कि यह हार रूसी जनता की हार नहीं, बल्कि जार की निरंकुश सत्ता की हार है। रूस के लोगों को जार की निरंकुश सत्ता की हार से निश्चित तौर पर फायदा हुआ है। जापान से पराजित होने के बाद सेंट पीटर्सबर्ग में एक भीषण ठंड का मौसम आया। असंतोष पाले की तरह मौसम में बदल पूरे रूस पर छा गया। 9 जनवरी 1905 रविवार 2 लाख लोग जार को ज्ञापन देने के लिए जार के महल विंटर पैलेस पर पहुंचे। वे निहत्थे थे। वे जार का विरोध नहीं, बल्कि ईश्वर से उसकी रक्षा की प्रार्थना कर रहे थे। उनकी मांग मजदूरों के लिए बेहतर कार्य स्थितियां देने की थी, लेकिन निकोलस ने उनका ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। वो इतवार इतिहास में खूनी इतवार कहा गया। 1000 लोग मारे गए और 5000 से ज्यादा जख्मी हुए। उनमें औरतें और बच्चे भी थे। और जार को उस दिन भी डायरी लिखने का वक्त मिल गया। उसने लिखा, ये कठिन दिन गुजरा। सेंट पीटर्सबर्ग में काफ़ी अशांति हुई। मजदूर विंटर पैलेस आना चाहते थे। सैनिकों को उन पर गोलियां चलानी पड़ी। कई मारे गए। हे ईश्वर, मुझे इससे काफ़ी तकलीफ हुई। लेनिन तक खूनी रविवार के कारनामे की जब खबर पहुंची, तब वे स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में क्रुप्स्काया के साथ लाइब्रेरी के रास्ते में थे। खबर मिलते ही उन्होंने पास के एक होटल में दूसरे बोल्शेविक क्रांतिकारियों के साथ सलाह मशविरा किया। लेनिन को क्रांति का सपना पहुंच के भीतर आता महसूस हुआ। सशस्त्र क्रांति होनी चाहिए, तत्काल सशस्त्र क्रांति। जिन वार्ताओं से हम जीत नहीं सकते, वे वार्ताएं कायरों की हैं। जिनेवा की इस शांत लाइब्रेरी में लेनिन ने गृह युद्ध संबंधी गहन अध्ययन शुरू किए। इस लाइब्रेरी में अभी भी वो किताब मौजूद है, द मेमोयर्स ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशनरीज इन 19th सेंचुरी। इस किताब के पन्नों के हाशियों पर अभी भी लेनिन के लिखे हुए नोट्स मौजूद हैं। 1905 की अक्टूबर में सेंट पीटर्सबर्ग में शहर के मजदूरों के प्रतिनिधि पहली बार इकट्ठे हुए। इस सभा को उन्होंने काउंसिल कहा। रूसी जुबान में उसे सोवियत कहते हैं। बैठक में प्रमुख फैसला लिया गया आम हड़ताल का। अक्टूबर के अंत में पूरा सेंट पीटर्सबर्ग थम गया। 30 लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए और ज़ार को पहली बार मजदूरों को रियायतें देने पर मजबूर होना पड़ा। उसने नेशनल असेंबली के चुनाव दोबारा करवाने का वायदा किया, लेकिन मजदूर हड़ताल पर डटे रहे। उनके नेता राजसत्ता के अंत की मांग पर दृढ़ थे। मॉस्को में बोल्शेविकों के लड़ाकू दलों ने सैकड़ों हड़तालियों की मदद से सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए थे। ज़ार ने आंतरिक मामलों के मंत्री को भेजा। उसने कहा, ये स्थिति बदल नहीं सकती, भले हमारे सिर गिरें या उनके। मैं तुम्हें हर वो कदम उठाने का आदेश देता हूं जो तुम्हें जरूरी लगता हो। उन्नीस 1905 का जो खूनी बरस खूनी इतवार से शुरू हुआ था, उसका अंत भी एक भयानक नरसंहार से हुआ। ज़ार की ताकत फिर किसी भी चुनौती से परे लगने लगी। सोवियतों के नेता निर्वासित कर दिए गए। इन्हीं में सोवियत का आखिरी अध्यक्ष भी था, जो समाजवादी तो था, लेकिन तब तक बोल्शेविक समर्थक नहीं। उसका नाम था लियोन ट्रॉट्स्की।
3 महीने बाद वादे के मुताबिक राष्ट्रीय सभा की पहली बैठक हुई। लेनिन ने बाहर से इस पर तीखा आक्रमण किया। जो क्रांति के विजय पथ के साथी हैं, यह राष्ट्रीय सभा उसके लिए कतई मुफीद औजार नहीं है। इसके जरिए रूसी राज्य सैनिक तानाशाही का रूप बरकरार रखेगा, संसदीय तिकड़मों के साथ। जार ने डायरी में लिखा, आज मैंने राष्ट्रीय सभा भंग कर दी। मौसम अब बहुत अच्छा था। रात में खाना खाने के बाद मैंने कविताओं की एक किताब पढ़ी। यह दमन का भयानक दौर था। उस दौर में जिन लोगों के नाम पुलिस की फाइलों में दर्ज हुए, उनमें से अनेक अक्टूबर 1917 में हुई क्रांति के महत्वपूर्ण लोग थे। जिरजिंस्की, स्टालिन। 5,000 से ज्यादा लोगों को मृत्युदंड दिया गया। 40,000 से ज्यादा राजनीतिक कैदियों की जेल में ही मौत हो गई। हजारों लाखों लोगों को सजा भुगतने के लिए साइबेरिया भेज दिया गया। उन्हीं में से एक था माइकल लेविदेव। तुम महज एक चीज हो, एक निर्जीव चीज। तुम मेरी मिल्कियत हो और मैं तुम्हारे साथ जैसा सुलूक करना चाहता हूं करूंगा। मेरी इच्छा होगी तो मैं तुम्हें खाना दूंगा, और अगर मेरी इच्छा नहीं होगी तो तुम्हें भूखे मरना होगा। आखिर तुम कोई ऐरी गैरी चीज नहीं, मेरी चीज हो। हम जेलों की कोठरियों में रखे गए थे। वो 40-45 लोगों के लिए बनाई गई थी और सैकड़ों को उसमें ठूंस दिया गया था। और खाना, उस गू को खाना तो हरगिज नहीं कहा जा सकता। हमें सुअर का सूप दिया जाता था। पानी में कुछ वाहियात टुकड़े तैरते रहते थे। भगवान जाने वो किस चीज के टुकड़े थे। जेल आखिर जेल होती है। सारे इंसानी जज्बात वहां बुरी तरह कुचल दिए जाते हैं। उधर सेंट पीटर्सबर्ग के समाज में जिंदगी बदस्तूर जारी थी। खाते पीते घरों की लड़कियां नेक और दया के काम किए जा रही थीं। बदस्तूर। आखिर रूसी लोग बहुत नेक और खुले दिल वाले जो होते हैं। यह प्रख्यात स्मोलनी इंस्टीट्यूट है जहां उन्हें कलाएं सिखाई जाती थीं। 1917 में इसी इमारत से लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति की जीत का ऐलान किया। 1912 में चिंगारी फिर भड़की। साइबेरिया की सोने की खदानों में काम करने वाले मजदूर तनख्वाहें काटे जाने के विरोध में हड़ताल पर चले गए। माइकल लेविदेव भी उनमें एक था। वे गोली चलाने के लिए अच्छे मुहूर्त के इंतजार में थे। एक जोर की आवाज हुई। वो शायद पहली चेतावनी थी। मजदूर चीख चिल्ला रहे थे और तभी अचानक सभी गिर गए। मैं भी गिर पड़ा, और जैसे ही मैं गिरा मैंने डेमिलेव को देखा। वो मेरे करीब ही अजीब स्थिति में पीठ के बल पड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक बगैर जली सिगरेट मुझे घूर रही थी। और फिर मैंने देखा उसके नीचे से कोई काला कीड़ा रेंगता हुआ। वो खून था। ये मजाक नहीं था। वे सचमुच लोगों को गोलियों से भून रहे थे। फिर गोलियों की तड़तड़ाहट हुई। फिर शांति। लेना की इस घटना के बाद लेनिन पोलैंड आ गए थे, क्योंकि वो मोर्चे के करीब रहना चाहते थे। हर दिन वो अपना खाना खत्म करने के बाद अपना लिखा लेख भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जाते थे। कृप्स्काया उन दिनों के बारे में बताती है, हम कॉमरेडों के एक छोटे से समूह में रहते थे। हमारे खूब सारे दोस्त थे जिनके साथ हम घूमने जाया करते थे। उन लोगों ने हमारा नाम हाइकर्स पार्टी रखा हुआ था। इलीच को संगीत बहुत पसंद था और रोज शाम को संगीत सभाओं के लिए निमंत्रण मिलते थे। कस्बे की शांति में लेनिन की बाहरी जिंदगी उसके भीतर उबल रहे क्रांतिकारी विचारों की बिल्कुल उलट थी। बुर्जुआ लोकतंत्र का वक्त अब खत्म हो गया है। क्रांति का रास्ता अब तैयार है। मजदूर वर्ग मार्क्सवादी तरीके से संगठित होकर बुर्जुआजी को उखाड़ फेंकेगा और साम्यवाद कायम करेगा। और यहाँ से 500 मील दूर बाल्कन के सरायेवो कस्बे में उत्सव चल रहे थे।
28 जून 1914 राज्य का दौरा करने आए अतिथि ऑस्ट्रिया के राजकुमार पर भीड़ में खड़े एक नौजवान ने पिस्तौल से गोली चलाई। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध का ऐलान किया और रूस में, एक बटे हुए मुल्क में, एक तरह की एकता का जज्बा जाग गया। ज़ार ने बालकनी पर अपना मुखड़ा दिखाया और ऐलान किया कि हमारी मातृभूमि रूस की ज़मीन पर जब तक एक भी विदेशी सैनिक है, हम शांति की घोषणा नहीं करेंगे। लोगों में उत्साह फैला, लोग खुश हुए, लोगों ने उसके लिए दुआएं मांगी, लोगों ने उसे अपना माई बाप माना और आखिर में लोग ही लड़ने गए। उस युद्ध में यूरोप का हर मुल्क ही जोश में तप रहा था और रूस भी युद्ध के उस बुखार से तपने लगा। युद्ध के पहले ही हफ्ते में 15 लाख लोगों की सेना जुटा ली गई। स्वयं सेवक अब तक के सबसे बड़े नरसंहार की ओर बढ़ रहे थे। पूर्वी यूरोप के बर्फीले जंगी मोर्चे में हर 2 में से 1 मारा जा रहा था। लाशें दफनाई नहीं जाती थीं। जो घायल होते थे वे अपने ही खून के साथ जम जाने के लिए छोड़ दिए जाते थे। इस बीच लेनिन को पोलैंड से निष्कासित कर दिया गया और वह स्विट्जरलैंड स्थित बर्न चले गए। शहर के बाहर उन्होंने बोल्शेविकों को संबोधित किया और युद्ध के बारे में अपने ख्यालात बताए। जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा कि इस युद्ध में उन्हें छला गया है। हमारी सेना को अपने तथाकथित दुश्मनों की सेनाओं के सामने हथियार नहीं चलाने चाहिए, जो दरअसल उनके ही भाई हैं। यह युद्ध साम्राज्यवादी युद्ध है। हमें इसे गृह युद्ध में बदल देना चाहिए इसी वक्त। नेशनल असेंबली के बोल्शेविक सदस्यों पर लेनिन के शब्दों का तुरंत असर हुआ। जंग की मुखालफत के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और निर्वासित कर साइबेरिया भेज दिया। सबका सोचना था कि रूस की सेना मोर्चा फतह कर ही लेगी, लेकिन उसके हथियार बहुत अच्छे नहीं थे। पहले ही महीने में जर्मनी के कमांडर जनरल हिंडनबर्ग ने रूस की सेना को मात दी। जर्मन सेना ने रूसी सेना को चारों ओर से घेर लिया। अगस्त 1914 में रूस के 3 लाख सैनिक या तो घायल हो चुके थे या मारे गए थे। जार के चचेरे भाई और कमांडर इन चीफ ग्रांड ड्यूक निकोलस को उसके पद से हटा दिया गया। जार ने खुद सारा प्रभार संभाला, लेकिन हार जारी रही। जार के मंत्रियों ने अपनी सेना की हौसला अफजाई करनी चाहिए, लेकिन 3 में से 1 सैनिक के पास बंदूक नहीं थी। वहां महल में एक अलग किस्म की धार्मिक आस्था पैदा हो गई थी। रास्पुतिन नाम के एक शराबी पर रानी की गहरी आस्था बढ़ गई थी कि वह अपनी चमत्कारिक शक्तियों से उसके बेटे को बीमारी से बचा सकता है। नशेड़ी होने के बावजूद खूबसूरत महिलाएं उसकी ओर काफी आकर्षित होती थीं। रानी तो जैसे पूरी तरह उसके पाश में बंधी हुई थी। जो वह कहता है उसे हमेशा करना चाहिए। उसकी कही हर बात के गहरे मतलब होते हैं। हालांकि कार्टूनिस्ट इस बात को दूसरे नजरिए से भी देखते थे। रास्पुतिन के प्रभाव में रानी ने मोर्चे पर लड़ रहे अपने पति को लंबे लंबे खत लिखे। मेरे प्यारे निकी, मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता है
यह सोचकर कि तुम मेरे बिना कितनी सारी चीज़ों को झेल रहे हो। तुम्हारे कंधों पर बहुत भारी बोझ आ पड़ा है। अफसरों में ना तो कोई टीम भावना है और ना ही कोई हौसला। लेकिन फिर भी मेरी उम्मीद है कि तुम सैनिकों से लगातार मिलते रहोगे। घायलों की सेवा करना, उनकी पीड़ाओं को थोड़ा भी कम करने से मेरे दुखते दिल को थोड़ी राहत मिल जाती है। रानी ने सेंट पीटर्सबर्ग में एक मिलिट्री अस्पताल खोला। मोर्चे पर मरने और घायल होने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। हिंडनबर्ग की सेना लगातार रूसी सेना को पीछे खदेड़ रही थी। मोर्चे पर रूसी सेना की लगातार हार से आम जनता के भीतर रास्पुतिन के खिलाफ गुस्सा भड़कता गया। दिसंबर 1916 में रास्पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिंस यूसुफ के घर एक दावत में बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। रानी इस पर बहुत दुखी हुई। रास्पुतिन को खाने और शराब में साइनाइड मिलाकर दिया गया था, लेकिन उसका उस पर कोई असर न होता देख उसे गोली मारी गई। फिर भी वो नहीं मरा तो उसे और गोलियां मारी गईं और उसकी लाश को नदी में फेंक दिया गया। उन्नीस 1916 की सर्दी रूस के लिए पूरी सदी की सबसे ठंडी सर्दी थी। यातायात ठप हो गया था, बिजली कट चुकी थी और रोटी पाना एक बेहद मुश्किल काम था। पस्त सेना सबसे ठंडे दिनों में ठिठुर रही थी। पराजय के अपमान के बाद ठंड की मुसीबतें आने वाली थी। टूटी हुई सेना के पास वसंत का इंतजार करने और लाशों को ठिकाने लगाने के अलावा कोई काम नहीं था। वहां देश में लोगों के सब्र का पहाड़ टूटता जा रहा था। लोग सड़कों पर उतर आए थे। रानी का दिल पसीजा नहीं। ये लोग चिल्ला रहे हैं कि इनके पास खाने को रोटियां नहीं हैं। ये सच नहीं है। ये सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि बाकी लोगों को भड़का सकें। मैं सोचती हूँ कि चीजें जल्दी ही ठीक ठाक हो जाएगी। नेशनल असेंबली ने लोगों से अपील की कि वे शासकों का विरोध करें। 23 फरवरी को पीटर्सबर्ग में आम हड़ताल की घोषणा की गई। करीब 1 लाख कामगारों ने सत्ता विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। जार ने सख्त आदेश जारी किया कि अव्यवस्था तुरंत रोकी जाए, लेकिन जार के आदेश से कोई फर्क नहीं पड़ा। लाखों मजदूरों की हड़ताल ने राजधानी की धड़कन ही रोक दी। 4 दिन बाद इस हड़ताल में जार के महल की रक्षा करने वाली फौजी टुकड़ियां भी शामिल हो गईं। ये एक निर्णायक मोड़ था। बिना सेना के जार के आदेशों का पालन करने वाला कोई नहीं था। अब पीटर्सबर्ग, जार और पूरा रूस जनता के कब्जे में था।
प्रदर्शनकारियों को शिद्दत से एक नेता की तलाश थी, जिसके लिए उन्होंने नेशनल असेंबली की ओर मार्च किया। उस इमारत में कामगारों और सैनिकों की एक काउंसिल पहले से ही बैठी हुई थी। उन्होंने एक नए सोवियत का गठन किया, जिसे नेशनल असेंबली के विरोधी के रूप में काम करना था। 35 वर्षीय वकील अलेक्जेंडर केरेंस्की असेंबली और सोवियत दोनों का सदस्य था। वह प्रतिभाशाली वक्ता था और जार को उखाड़ फेंकने की उसकी साहसी अपीलों ने उसे तुरंत लोकप्रिय और जनता का आदर्श बना दिया था। मोर्चे पर जब सैनिकों को राजधानी में हुए दंगों के बारे में पता चला कि इससे जार का सफाया हो जाएगा, तो उन्होंने खूब जश्न मनाया, नारे लगाए और झंडा ऊंचा किया। वे सोच रहे थे कि बेशक नई सरकार युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर देगी। 2 मार्च 1917 को रोमानोव वंश का आखिरी वारिस ढह गया। बिना किसी विरोध के निकोलस ने जार शाही के खत्म होने के करारनामे पर दस्तखत किए। वो बहुत जिद्दी था। युद्ध के लिए वो अड़ा रहा। इस्तीफे में भी उसने लिखा, निकोलाई II अलेक्जेंद्रोविच, रूस का चक्रवर्ती जार, पोलैंड का जार, फिनलैंड का महान राजकुमार, जार ऑफ साइबेरिया, लिथुआनिया वगैरह वगैरह, अब अपनी वफादार जनता को छोड़कर जा रहा है। सच तो यह है कि उसका वफादार कोई था ही नहीं। जाते समय उसकी बग्घी का कोचवान तक मौजूद नहीं था। जब वह महल छोड़कर जा रहा था तो अपने मंत्री की बाहों में गुस्से और निराशा से रोने लगा और बोला, अगर सारा रूस भी घुटनों के बल खड़े होकर उसे लौटने को कहेगा, तब भी मैं नहीं लौटूंगा। लेकिन रानी का इस बारे में सोचना अलग था। मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकती हूँ निकी, लेकिन मैं कसम खा के कहती हूँ कि तुम फिर से सिंहासन पे बैठोगे। तुम्हारी सेना और ये जनता ये पछताएंगे। खुद ईश्वर तुम्हें एक बार फिर तख्त पे बिठाएगा। जिस दिन यह करारनामा हुआ, केरेंस्की ने रॉयल पैलेस में अपना फोटो खिंचवाया। मध्यम वर्ग के आदर्शवादियों के नेता के रूप में लोगों ने उसे भारी समर्थन भी दिया। गुलामों के आजाद हो जाने के ऐसे चमत्कार सदियों में एक बार होते हैं। हमारा नारा है आजादी, समानता और भाईचारा। दक्षिणपंथियों व मध्यम मार्गियों ने एक गठबंधन सरकार बनाई, जिसमें प्रधानमंत्री थे कंजर्वेटिव प्रिंस लव। केरेंस्की को न्याय मंत्री बनाया गया। भीड़ ने जार के दफ्तरों को लूट लिया। उन्होंने पुलिस मुख्यालय को तबाह कर दिया और जेल खोल दी। हजारों राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। उनमें से ज्यादातर बोल्शेविक थे, जिन्होंने तुरंत ही लोगों को यह बताकर सख्ते में डाल दिया कि यह सरकार बुर्जुआ सरकार है। उनमें से प्रमुख थे मोलोतोव, साइबेरिया से निर्वासन काटकर लौटा वह शख्स, और दूसरा था लौह पुरुष स्टालिन। लेनिन इस बीच ज्यूरिख से पोलैंड पहुंच चुके थे। जब फरवरी विद्रोह के समाचार उन तक पहुंचे, उस वक्त वो एक पुराने रेस्तरां के कमरे में थे। उन्होंने नए एक्शन प्लान के बारे में रूस में साथियों को लिखा। उन्होंने जंग खत्म करने का आह्वान किया और जंग में शामिल मुल्कों की जनता से अपील की कि वे अपनी सरकारों को उखाड़ फेंकें जो उन्हें युद्ध में झोंक रही हैं। लेनिन ने अपना निर्वासन खत्म कर जल्द से जल्द पीटर्सबर्ग पहुंचने का फैसला किया। लेनिन 10 साल से ज्यादा समय से रूस से दूर थे। वे अपने साथी क्रांतिकारियों के साथ सफर कर रहे थे। उन्होंने एक निजी ट्रेन में जर्मनी पार किया। उनके रास्ते के निरापद होने का वादा खुद कैसर ने उनसे किया था। जर्मनी की सरकार ऐसे लोगों का फायदा उठाना चाहती थी जो युद्ध में रूस की भूमिका का हिंसक तरीके से विरोध कर रहे थे। वे स्वीडन और स्टॉकहोम के रास्ते आगे बढ़े।
रास्ते में जब लेनिन अपने लिए नया जूता खरीदने के लिए रुके, तब एक फोटोग्राफर ने उनकी यह तस्वीर ली थी। वहाँ क्रांतिकारियों का एक दल उनके साथ हो लिया और फिर वे आगे बढ़े। 3 अप्रैल 1917, 10 साल के निर्वासन का समापन। स्विट्जरलैंड छोड़ने के 8वें दिन और फरवरी विद्रोह के 6 हफ्तों के बाद लेनिन सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। स्टेशन पर एक बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया और चाहा कि वे उन्हें इंकलाब के लिए बधाइयां दें, लेकिन लेनिन के लिए इंकलाब अभी भी भविष्य की गोद में था। ये सरकार तुमसे जो वादे कर रही है वह झूठे हैं। ये तुम्हें युद्ध, भूख और जमींदार देगी, जबकि तुमको जरूरत है शांति, रोटी और जमीन की। अपने लौटने के दूसरे दिन लेनिन ने सोवियत को संबोधित किया और सरकार की तीखी आलोचना कर श्रोताओं को सख्ते में डाल दिया। रूस के ज्यादातर सोशल डेमोक्रेट्स ने समाजवाद के साथ छल किया है। हम इस दुनिया को पूरी तरह से फिर से बनाना चाहते हैं और इसका एक ही संभव रास्ता है कि मजदूरों और गरीबी से जूझ रहे किसानों को ही सत्ता दे दी जाए। यह मानव इतिहास की सबसे महान मजदूर क्रांति होगी। लेनिन के लौटने के कुछ दिनों बाद लियोन ट्रॉट्स्की न्यूयॉर्क से लौटे। वो और उनके समर्थक करीब 12 साल से लेनिन की मुखालफत कर रहे थे, लेकिन अब समझदारी के साथ बोल्शेविकों के लिए अनमोल साथी बन सकते थे। कुछ ही दिनों में नई सरकार अपनी जमीन खोती नजर आई। इसी बरस के मध्य में करीब 30,000 सैनिकों, कामगारों ने एक मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। वे इस नई सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। जंग के मोर्चे पर बोल्शेविकों की शांति की अपील का तुरंत असर हुआ। सेना में एक तरह से बगावत हो गई और कई बार उन्होंने दुश्मन की सेनाओं के साथ भाइयों की तरह व्यवहार किया। सेना में चल रही बगावत से गाफिल सरकार ने केरेंस्की को युद्ध मंत्री बना दिया। बिना सेना और सैनिकों का विश्वास हासिल किए उसने घोषणा की और मित्र देशों को आश्वासन दिया कि रूस युद्ध में अपनी हिस्सेदारी जारी रखेगा। अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल ने इस आश्वासन का स्वागत किया और ब्रिटिशों को भी केरेंस्की ने यह कहकर प्रभावित कर लिया कि पूरी राजधानी में बोल्शेविकों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। बैनर पर लिखा है, रूस लेनिन के प्रयोगों में काम आने वाला मेंढक नहीं है। मोर्चे पर भले सेना टूट गई थी, लेकिन घरेलू मोर्चे पर कम से कम महिलाओं की सेना वैसा ही अनुशासन और वफादारी दिखा रही थी जैसी सरकार को चाहिए थी। अक्टूबर में बोल्शेविकों की जीत तक यह वफादारी चलती रही। कुछ वक्त के लिए केरेंस्की की रणनीति और बड़ी बड़ी घोषणाओं से चीज़ें उसके पक्ष में जाती नजर आईं। उसने मोर्चों पर दौरा किया जहां उसे गर्मजोशी भरा स्वागत हासिल हुआ। उत्साहित केरेंस्की ने नए जनरलों की नियुक्ति की और लड़ाई के नए नए मोर्चे खोल दिए। लेकिन दोनों ही जगह नाकाम रहा। उधर बोल्शेविकों ने शांति की अपीलें करना जारी रखा था। जितनी बार केरेंस्की की सेना को हार मिलती, उतनी बार बोल्शेविकों का सितारा बुलंद होता। वे कहते हैं कि रूस में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो पूरी सत्ता संभाल सके। मैं कहता हूं कि है। हमारी पार्टी तैयार है। मेरी मांग है कि उन पूंजीपतियों के बही खातों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाए जो युद्ध से भी नफा कमा रहे हैं। उधर केरेंस्की भी चुप नहीं था। वो बोला, तुम बोल्शेविक लोग समस्याओं का बहुत ही बचकाना समाधान सुझाते हो। गिरफ्तार कर लो, गोली मार दो, नष्ट कर दो। आखिर तुम लोग होते कौन हो? गर्मियों के साथ पीटर्सबर्ग में माहौल भी गर्माता जा रहा था। जगह जगह प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे थे। हालात न तो सोवियतों के काबू में थे और न ही सरकार के। इस अराजकता के समंदर में इंकलाब के डूब जाने का खतरा बढ़ता जा रहा था। 5 लाख लोग सड़कों पर थे, असमंजस और गुस्से से भरे हुए। 2 दिन बाद 4 जुलाई 1917 को
बोल्शेविकों ने असंतुष्ट जनता को समर्थन देना तय किया। उन्हें शासकों की बंदूकों के दमन का सामना करना पड़ा। 7 जुलाई को अलेक्जेंडर केरेंस्की रूस का प्रधानमंत्री बना। उसने बोल्शेविक हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। बोल्शेविक नेताओं की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए। पहली बार अधिकृत तौर पर लेनिन को जर्मनी का एजेंट घोषित किया गया। बोल्शेविकों ने उन्हें भाग निकलने में मदद की। एक भूरे रंग की गाड़ी में सवार होकर, अपनी चिर परिचित दाढ़ी मुंडवाकर, इवानोव जाली नाम रखकर पासपोर्ट के सहारे वे नॉर्थ की ओर चले गए। हिंसक हो चुकी राजधानी से 20 मील दूर गाजले के मैदानों में उन्होंने शरण ली। वह यहाँ कई मकानों में छिपे थे। वो 1917 की गर्मियों के दिन थे। भागे हुए तमाम लोगों की तरह जानकारियों, ज़रूरतों और पनाह के लिए उन्होंने अपने दोस्तों पर भरोसा किया। मुझे अपनी टोपी के लिए एक रिबन, चाय और शेविंग के लिए ब्रश की जरूरत है। कुछ दिनों बाद असुरक्षित महसूस करने के बाद वो एक दूसरी जगह चले गए। उन्होंने घास फूस से एक आदिम झोपड़ी बनाई और उसमें रहने लगे। एक कटे हुए दरख्त के तने को उन्होंने लिखने की मेज के रूप में इस्तेमाल किया और इंकलाब की तकरीरें लिखने लगे। हमारी सदस्यता अप्रैल के मुकाबले अब दोगुने से ज्यादा हो गई है। सेना पूरी तरह हतोत्साहित है और किसान हमारी ओर आकर्षित हुए हैं। सरकार बटी हुई और बेअसर हो गई है। बुर्जुआ क्रांति मजदूरों की क्रांति में तब्दील हो जाएगी, भले आज नहीं कल, पर बहुत ही जल्द। 12 अगस्त को मॉस्को में प्रोविजनल सरकार ने कोशिश की कि सेना के बीच एकजुटता को दर्शाया जा सके। रूस की दुविधा को खत्म कर रास्ता निकालने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। रूसी समाज और राजनीति से जुड़े 2000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन इन लोगों में बोल्शेविक नहीं थे। उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया और बैठक वाले दिन आम हड़ताल की घोषणा की और प्रतिनिधियों पर आरोप लगाया कि वे जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते। बैठक में लंबी मशक्कत के बाद एक नया शख्स उभरा, जनरल कॉनिलॉफ, नया कमांडर इन चीफ। वह लोगों में फैलते भ्रमों को लेकर इतने गुस्से में था कि उसने फौजी कार्रवाई के जरिए कानून व्यवस्था अपने हाथों में ले ली। वक्त आ गया है जब जर्मनी के जासूसों को फांसी दे देनी चाहिए। लेनिन उनका सरगना है और सोवियत को विखंडित कर देना चाहिए। कॉनिलॉफ की सेना ने राजधानी को कूच किया। केरेंस्की ने कॉनिलॉफ को उसके अधिकारों से मुक्त कर दिया। उल्टे कॉनिलॉफ ने सरकार से इस्तीफे की मांग कर दी। उसका दस्ता सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ता रहा। लेकिन कॉनिलॉफ ने एक गंभीर गलती की। सोवियत ने अपने मजदूरों से उसका विरोध करने के लिए कहा और उन्होंने 25,000 लोगों की एक सेना बना ली, अक्टूबर क्रांति की लाल सेना। एक आंदोलन के जरिए कॉनिलॉफ का विरोध किया गया, जिसकी अगुवाई बोल्शेविक कर रहे थे। उस विरोध के सामने कॉनिलॉफ के सारे हथियार धरे रह गए। उसका विरोध करने वाले लोग जीतकर शहर लौट आए। वे लोग सरकार के नहीं थे, बल्कि बोल्शेविक पार्टी के लोग थे। ट्रॉट्स्की, जो सितंबर के मध्य में जेल से रिहा हुए, सेंट पीटर्सबर्ग सोवियत के अध्यक्ष चुने गए। पहली बार पीटर्सबर्ग और मॉस्को दोनों ही सोवियतों में बोल्शेविक बहुमत में थे।
जुलाई में फीका पड़ा उनका सितारा अब तेजी से चमक पा रहा था। इस मकान में 10 अक्टूबर को बोल्शेविकों की सेंट्रल कमेटी की बैठक हुई और 2 के मुकाबले 10 वोटों से निर्णय लिया गया कि सशस्त्र विद्रोह के लेनिन के प्रस्ताव पर अमल किया जाए। खुद उनकी ही हैंडराइटिंग में मीटिंग के मिनट्स लिखे हुए हैं। माजरा बहुत साफ है, या तो पूंजीपतियों की तानाशाही चलेगी या सर्वहारा की तानाशाही। जनता ने हम में अपना विश्वास व्यक्त किया है। यंग लेडी अकादमी के इंस्टीट्यूट में बोल्शेविकों ने सशस्त्र विद्रोह की रूपरेखा संयोजित की। इस दृश्य को अमेरिकी रिपोर्टर जॉन रीड ने लिखा भी। इंस्टीट्यूट पर क्रांतिकारी संगठन के कार्यकर्ताओं और सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। 100 से ज्यादा कमरों में, गलियारों में, टीचर्स ब्यूरो में या लेडीज क्लासरूम में सब तरफ वे हैं। वे सब सोवियत की सेंट्रल कमेटी यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोल्जर्स के नए आदेश को पूरा करने में जी जान से जुटे हुए हैं। लंबे रोशन गलियारे सैनिकों और कार्यकर्ताओं की हलचलों से भरे हुए हैं। लकड़ी की फर्श पर उनकी गतिविधियां गूंज रही हैं। पैम्फलेट और राजनीतिक साहित्य का ढेर लगा हुआ है। 23 अक्टूबर को बोल्शेविक बटालियन पोजीशन लेने के लिए सड़कों पर उतर आई। हालांकि केरेंस्की सरकार जानती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने इससे निपटने के लिए बहुत ही कम इंतजामात किए थे। सरकार ने जल्द ही पाया कि उसके पास हथियारबंद समर्थन बहुत कम है। उसने अब तक वफादार बनी रही अपनी महिला बटालियन, छात्र बटालियन और आरक्षित साइकिल बटालियन पर भरोसा किया। विंटर पैलेस पर इन लोगों ने किसी भी हमले से बचने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए थे। चौबीस अक्टूबर को उसी इंस्टीट्यूट में बोल्शेविकों ने इंकलाब की निर्णायक योजना बनाई। उनके नेता बिना सोए लगातार काम कर रहे थे। पच्चीस अक्टूबर की सुबह बोल्शेविक बटालियन शहर के प्रमुख स्थानों पर कब्जा करने के लिए निकल पड़ी। रेलवे स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज, स्टेट बैंक और नदी पर बना हुआ मुख्य पुल। इंकलाब आ गया था। क्रूजर अरोरा पर बोल्शेविक कमिसार थे अलेक्जेंडर वलिशोव। आसपास का इलाका हमारे इलेक्ट्रीशियन ने रोशन कर दिया था ताकि इंकलाबी लोग शहर के बीचों बीच इकट्ठे हो सकें और विंटर पैलेस को घेर सकें। तैयारियों के बीच आदेश का इंतजार किया जा रहा था ताकि विंटर पैलेस पर गोला दागा जा सके। सिग्नल 9 बजे मिलना था, लेकिन किसी कारण से देर हो गई।
करीब 9:45 बजे पीटर पॉल किले से हमें सिग्नल मिला और कमिश्नर होने के नाते मैंने आदेश दिया कि विंटर पैलेस पर गोला दागा जाए। अब शुरू होता है रूसी इतिहास का नया युग। अब युद्ध का अंत हो जाएगा। अब भूमि की अनियमितता समाप्त हो जाएगी। अब उद्योगों पर खालिस रूप से मजदूरों का मालिकाना हक होगा। दुनिया की समाजवादी क्रांति जिंदाबाद। अगली सुबह जनता विंटर पैलेस के सामने इकट्ठा हुई। सिर्फ 8 महीनों में पहले ज़ारशाही और अब उदारवादी लोकतंत्र नेस्तनाबूद हो गया। महल पर कब्जा होने के पहले सिर्फ केरेंस्की भाग सका। ज़ार के परिवार के लोगों को बोल्शेविकों ने जल्द ही पकड़ खत्म कर दिया और लेनिन के नेतृत्व में सर्वहारा का अधिनायकत्व मुल्क में कायम हुआ। महज 10 दिनों के भीतर इंकलाब ने रूस को पूरी तरह बदल डाला और इसी इंकलाब ने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सुबह होने तक बर्फ की मोटी परत ने जमीन को ढांप लिया था। कोहरा इतना था कि 10 फीट आगे तक देख पाना मुमकिन नहीं था। कीचड़ अब खो चुका था। अंधेरे में खोया शहर अब झक सफेद चमक रहा था। इंकलाब हो जाने के बाद भी पूरा रूस एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा था जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन शहर खुशी की हिलोरों में था। चारों ओर सफेदी थी। जमीन के हर टुकड़े से लेकर इमारतों के गुंबदों तक जो सूरज निकला
उसमें भी कुंदन का रंग था। बरसात के मौसम की नीरसता खत्म हो चली थी, शहर की जिंदगी बदल चुकी थी और क्रांति अपनी राह पर सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रही थी। 50 बरस बाद मॉस्को का रेड स्क्वायर, लोगों की एक लंबी कतार लेनिन के मकबरे की ओर बढ़ रही है। वे अपने विशाल देश के कोने कोने से आए हैं। इन 50 बरसों में रूसी जनता ने बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ सहा भी। इतिहास में बेमिसाल औद्योगिक बदलाव देखा और दूसरी बड़ी जंग में अपने 80% उद्योगों की तबाही भी झेली। डटे रहे और फिर बनाया। एक पिछड़े अंधेरे दौर से नाभिकीय ऊर्जा तक का सफर। गृह युद्ध के जरिए लेनिन की पहली विजय से स्टालिन की कठोर दृढ़ता तक, चौकस सह अस्तित्व से व्यक्तिगत आजादी की नई ऊंचाइयों तक, भूखे मरने और बेरोजगारी की जिल्लतों की नहीं, बल्कि खाना मिलने और आत्मसम्मान के साथ जीने की व्यक्तिगत आजादी तक। लेकिन 1917 में कौन कह सकता था कि जिस रास्ते पर उन्होंने चलना शुरू किया है, अंततः वही उन्हें मंजिल तक पहुंचाएगा, और हम सबको भी। इस फिल्म के बनने के बाद से इतिहास एक लंबा सफर तय कर चुका है। बर्लिन की दीवार गिरी, सोवियत संघ का विघटन हुआ और चीन में समाजवाद में बाजार की घुसपैठ हुई। पूंजीवादी दुनिया ने जोर शोर से समाजवादी इतिहास के अंत और पूंजीवाद की निर्णायक जीत के ऐलान किए। लेकिन पिछले 14 वर्षों में भूमंडलीकरण या आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर सरमायादारी ने जो शक्ल अख्तियार की है, उससे इराक, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, लैटिन अमेरिका या अफ्रीका या एशिया की और पूर्व समाजवादी देशों की जनता यकीनन जान चुकी है कि पूंजीवाद न तो न्याय दे सकता है, न जीवन सुरक्षा। कोई यह दावा नहीं करता कि रूस में हुई 1917 की क्रांति समाजवाद का आखिरी मुकाम थी, जिसकी दुनिया में बाकी मुल्क नकल कर सकते हैं। लेकिन रूस की वो क्रांति हमेशा के लिए एक बात साबित कर गई कि शोषण और मुनाफे की धुरी पर चलती दुनिया से अलग एक दूसरी तरह की दुनिया बनाई जा सकती है। आज क्यूबा, वेनेजुएला जैसे छोटे छोटे मुल्क अमेरिकी साम्राज्यवाद को चुनौती दे रहे हैं। दूसरी ओर नेपाल, ब्राजील, मेक्सिको और हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान में ऐसे संघर्ष लगातार बढ़ रहे हैं जो पूंजीवाद खत्म करना चाहते हैं। ऐसे संघर्षों के लिए रूस की अक्टूबर क्रांति रोशनी के घर की तरह है। समाजवाद का ख्वाब फीनिक्स परिंदे की तरह एक बार फिर जाग रहा है।